हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 से चैप्टर नंबर 9। देखिए यहाँ पर आज हम देखेंगे समानता के लिए संघर्ष। देखिए बेसिकली अगर कहा जाए तो ये चैप्टर जो है आपने अभी क्लास 7 में जितना कुछ पढ़ा है उन सब का मिश्रण है, यानी यहाँ पर कोई भी नई बात नहीं है। आपने क्लास 7 में देखा था कि भाई असमानता किन किन स्तरों पर व्याप्त है। कृषक के लेवल पर व्याप्त देखी आपने, जो है कार्यरत यानी घरेलू कार्यरत महिलाओं के साथ असमानता देखी आपने, यानी कि आपने विभिन्न स्तरों पर देखी। यहाँ पर आप केवल यही नहीं कह सकते कि जातिगत आधार पर असमानता होती है या धार्मिक आधार पर होती है, यानी हर जगह आपने कहीं ना कहीं समानता के लिए संघर्ष को एक देखा है, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, धार्मिक आधार पर हो या घर में हो, महिलाओं के साथ हो। ठीक है, तो वो सब बातें यहाँ पर मिक्स करके बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर वही सब इमेज आपके सामने होंगे, जैसे ये मिलानी वाला इमेज है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन वाला इमेज है। ठीक है, और जो कांता जो आपने देखा था, कांता जो एक घर में कार्यरत कहलाती है, ठीक है, तो वो उसके बारे में है, जो वोट डालने गई थी, वहाँ पर चर्चा चल रही थी, तो उसके बाद उसका इमेज है। यानी सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं पूरा चैप्टर कि यही दिखाया गया है कि भाई कैसे समानता के लिए संघर्ष आज भी चल रहा है। यानी भारत में संविधान की दृष्टि से तो हमारे देश का हर नागरिक समान है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर ये सब चीज़ें हमारे समाज में आज भी व्याप्त हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें कही गई हैं कि भारत का संविधान जो है हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है, बात आप जानते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो राज्य हैं या फिर उनके कानून हैं, इनकी दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म, अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हर नागरिक को सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग मत देने का अधिकार है, यानी कि अपना जो जनता प्रतिनिधि है वो चुन सकती है। तो ये सब चीज़ें आपने देखी, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में ये सब चीज़ें वर्णित होने के बावजूद भी आप यहाँ पर पाते हैं कि हमारे देश में हर जगह पर, हर लेवल पर असमानता व्याप्त है, चाहे वो कृषक लेवल पर हो, चाहे वो व्यापारी के पास हो, या फिर यहाँ पर अगर धन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अमीर गरीब की फासला हो, या फिर जातिगत आधार पर हो, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का उदाहरण है आपके सामने। ठीक है, धार्मिक आधार पर अगर लेना चाहें तो अंसारी जी का है, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें मकान नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे करके असमानताएं आज भी व्याप्त हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरे चैप्टर में लिखने लायक कुछ भी नहीं है, मैं आपसे फिर से बोल दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं लिखने लायक, वो मैं आपको बता दूंगा, और बाद बाकी चीज़ें यहाँ पर वही सब हैं जो आपने यहाँ पर देखा था। अब देखिए यहाँ पर अगला कहा गया है, यहाँ पे अगली बात कही गई कि मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी दूसरे व्यक्ति की है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे यहाँ मत, चाहे वो गरीब का हो या अमीर का हो, हर वोट की वैल्यू वही है। ये सब चीज़ें वही हैं, यानी आपने पहले के अध्याय में पढ़ा है, और आपने ये भी देखा है कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यानी निजीकरण हो रहा है, सरकारी अस्पतालों का रवैया बदतर हो रहा है। यानी कांता, हाकिम शेख, अमन, इनके उदाहरण आपने देखे। लोग यहाँ पर महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का आज भी बोझ उठा नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने देखी हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये नोट कर लेना कि आपका यूएनडीपी का जो पहला लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य आपका पहला है, ये नो पॉवर्टी यानी गरीबी का अंत करना है। ये पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूरे चैप्टर में यही सब बातें बार बार दोहराई गई हैं जो मैंने अभी यहाँ पर बोली हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भारत में अगर ये देखें कि भारत में यह एक वास्तविकता है कि जो गरीब हैं अधिकतर वो सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं, और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। देखिए भारत के हमारे 2011 की जो सेंसस है, जनगणना है, इनके आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में लगभग 48.4% महिलाएं हैं, जिनमें 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। ये सेकंड पॉइंट के तौर पर आप लिख लेना, ठीक है। अब देखिए आपने ये भी देखा था कि हमारे देश में जो दलित या फिर मुस्लिम, ठीक है, ये जो लड़कियां हैं दलित, मुस्लिम या आदिवासी, एसटी यानी ट्राइबल वाली, तो आपने ये भी देखा था प्राथमिक में, जूनियर में या फिर उच्च प्राथमिक में पहुंचते पहुंचे नामांकन में कितना कमी आ रही थी। यानी कि ड्रॉप आउट रेट देख रहे थे आप स्कूल का, कि ड्रॉप आउट रेट जो एंड में आपने देखा एसटी वर्ग का 10th क्लास तक पहुंचते पहुंचे आपने देखा था 24% के लगभग पहुंच गया था ड्रॉप आउट रेट। जो लड़कियां नामांकन हो रही थी उसमें 24% लोग लड़कियां छोड़ दे रही थी स्कूल। तो ये भी कहीं ना कहीं
आपने देखा होगा इसके एक तमाम कारण मैंने बताए भी थे उस समय, उस तमाम कारण मैंने बताए थे वहाँ पर कि कुछ लोगों को मेंटल हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, यानी स्कूलों में और जो बच्चे हैं उन्हें परेशान करते हैं, या फिर सुविधाएं नहीं हैं, आसपास स्कूल ना होना, या फिर महिला सुरक्षा की भावना होना। तो ये सब कारण थे जिस वजह से लड़कियों का जो है स्कूल छोड़ने का एक कारण प्रमुख बना हुआ है। तो वो बातें आपने पूर्ववर्ती अध्यायों में अध्ययन कर लिया है उनका, वो लिखवाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे ही करके एक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 है, ये लिख लेना यहाँ पर। ये है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, यानी असमानता को कम करना। सतत विकास लक्ष्यों के 17 लक्ष्य रखे गए हैं, उनमें आपका पहला लक्ष्य नोट कर लिया आपने, नो पॉवर्टी है। 10वां लक्ष्य यहाँ पर ये है असमानता को कम करना, यानी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए ऊपर वाली बातें जो यहाँ पर दी हुई हैं, ये सब बातें आप पूर्ववर्ती में बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं समानता के लिए संघर्ष। कुछ कहानियां दी हुई हैं जहाँ पे बताया गया है कि लोगों ने समानता के लिए कैसे संघर्ष किया। देखिए आप सभी जानते हैं कि हम सभी को कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है, यानी कोई भी प्रजाति सही, कोई भी जाति सही, जीवित रहने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। जैसे आप अपने आप को देख लीजिए, आप क्या है, अभी एक अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी के नाते आप सभी की यही मानना है कि भाई कहीं ना कहीं हमारा जॉब लग जाए, कहीं ना कहीं नौकरी करें। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यानी आप ये चाह रहे हैं कि हम मेहनत नहीं करें, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएं। तो ये संघर्ष है आपका, तभी तो आप नौकरी वाले दायरे में आ पाएंगे जब आप संघर्ष करेंगे। आज तो हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। जिस दिन आप किसी नौकरी में, किसी जॉब में चयनित हो जाएंगे, सब लोग आपको पहचान जाएंगे। तो वैसे ही संघर्ष की कहानी है, चाहे वो इनइक्वालिटीज़ के लिए हो, असमानता को हमें समानता में मिलाने के लिए हो, संघर्ष को भी कोई भी हो, तो वहाँ पर भी वही है। यानी वहाँ पर तमाम लोगों ने ऐसा है अपने उठकर आवाज़ उठाई है। तो कुछ लोग यहाँ पे कहा गया समानता के लिए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये सम्मान से पहचाने जाने के लिए आपने देखा होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर का एग्जाम्पल आपके सामने है। BR अम्बेडकर ने जो है पूरा संघर्ष झेला, ठीक है, और उसका परिणाम भी है आज वो पूरे देश में जाने जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं जो कि भेदभाव के विरुद्ध जिन्होंने एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया और बाद में उनकी पहचान भी बनी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया ये वो लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए, यानी तमाम महिलाओं का नाम भी है। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि वर्तमान में तमाम कोई आंदोलन होता है, तमाम कोई समस्याएं होती हैं, तो लोग इन्हें आमंत्रित करते हैं। यानी कि अभी मान लीजिए डॉक्टर BR अम्बेडकर तो जिंदा नहीं है, बहुत सारे ऐसे अभी वर्तमान में सोशल वर्कर हैं जो कि समानता के लिए संघर्ष करते हैं और उनकी अच्छी खासी पहचान बनी हुई है, तो उन्हें लोग बुलाते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि यहाँ पर कहा गया हम इनका सम्मान इसलिए करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय से ऊपर माना। नहीं, सम्मान इनका ये किया जाता है क्योंकि इन्होंने व्यक्ति को व्यक्ति समझा, व्यक्ति की मानवीय गरिमा समझी। उन्होंने अपना धर्म जाति क्या है उससे मतलब नहीं रखा, व्यक्ति को व्यक्ति समझा, यानी इंसान में इंसान समझा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यानी इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। तो वही आपने देखा होगा आज के टाइम में भी तमाम सोशल वर्कर्स हैं जिन्हें बुलाया जाता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उन्हें आमंत्रित किया जाता है। तो ऐसे तमाम सोशल वर्कर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा यहाँ पर, आप लोग जानते होंगे, टीवी वगैरह में देखते होंगे कि दलितों के अलग हैं, हितों के हैं, सवर्णों के अलग हितों के हैं। ठीक है, यानी सबके अपने अपने एक लीडर लोगों ने बांट रखे हैं। कई सवर्णों से रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो हमारे ये लीडर आएंगे, दलितों के इश्यू होंगे तो ये लीडर आएंगे, आदिवासियों के इश्यू होगा तो ये लीडर आएंगे, ठीक है, किसानों का होगा तो ये आएंगे। तो आपने देखा है ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर वही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है मध्य प्रदेश के तवा का। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ यहाँ पर उदाहरण है, जहाँ पर एक आंदोलन, सशक्त आंदोलन महिलाओं ने खड़ा किया। यानी कि यहाँ पर आपने देखा, यानी आपने पहले अध्याय 5 में पढ़ा है कि किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ, वो आप 5 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश का मत्स्य संघ है, यहाँ पर बताया गया तवा मत्स्य संघ, ये कैसे आंदोलन खड़ा हुआ इसके बारे में बात कही गई है यहाँ पर। तो पहले हम देख लेते हैं मत्स्य, ये तवा मत्स्य संघ है क्या। तो हेडिंग डाल लेना आप, तवा मत्स्य संघ। देखिए तवा मत्स्य संघ की कुछ कहानी ऐसी है कि ये मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है और यहाँ पर क्या था, पूरा आदिवासी इलाका था, लोग आराम से रह रहे थे, यानी पूरा जो गांव से घिरा हुआ इलाका था। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, तो यहाँ पर बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है और यहाँ से हजारों लोगों को यहाँ पर विस्थापित भी करना पड़ता है। अमूमन क्या होता है कि जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाता है। जब क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा तो यानी ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं विस्थापित होना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बात कही गई, पूरे के पूरे गांव लोग छोड़ने पड़े, कोई लोग कहीं नई जगह पर जाके बस गए। तो यहाँ पर वही कहा गया, इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी ये यहाँ बस्तियाँ रहते हैं, उन्हें भी सरकार जो हटा देती है। झुग्गी झोपड़ियों की बात हो रही है, शहर में यहाँ पर अतिक्रमण के रूप में बस्तियाँ अपनी जमा लेती हैं, लेकिन सरकार वहाँ से वो हटा देती है। लेकिन ऐसे करके आप देखते होंगे कि भाई कहीं ना कहीं
इनका जो है सरकार प्रयास भी करती है, इन्हें फिर से रिहेबिलिट किया जा सके, पुनः जो स्थापन किया जा सके। ठीक है, तो यानी इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चे भी जो पढ़ाई से वंचित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन के दौरान हर कोई प्रभावित होता है, ना कि आजीविका के संसाधन प्रभावित होते हैं, बल्कि वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग लोग जो माता पिता होते हैं उनकी स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर प्रभावित होती हैं। तो वो बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है विस्थापन हमारे देश की एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। कई बार लोग जो होते हैं संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं, जैसे आपने तमाम आंदोलन देखे। देखिए एक एग्जाम्पल में आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है आपके लिए टिहरी डैम का, उत्तराखंड के टिहरी डैम का दिया गया है कि नदी पर बांध ऐसी जगह बनाया गया जहाँ पर बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा हो जा सके, और ऐसा करने से एक जलाशय का निर्माण हो जाता है। और जलाशय का निर्माण जब होता है तो उस जगह का पूरा क्षेत्र खाली करवाना पड़ता है, क्योंकि पूरा जलमग्न हो जाता है। तो ये टिहरी डैम का है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ा यहाँ से टिहरी डैम बनने के उपरांत। तो वही बातें हैं, इन कहीं भी डैम का निर्माण होता है तो एक जलाशय अपने आप क्रिएट हो जाता है, और जलाशय के क्रिएट होने से वहाँ पर जो रहने वाली आबादी है उसके जीवन पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है, उसे वहां से विस्थापित होना पड़ता है। तो ऐसे में सारे संकट खड़े हो जाते हैं, चाहे खाद्यान्न का संकट हो, आजीविका का संकट हो, बच्चों की पढ़ाई का संकट हो, या नए आवास का संकट हो, सारे संकट इनके सामने आ जाते हैं। ठीक है, इन सरकार वादे तो तमाम करती है कि हम इन्हें जो है मुहैया जो है मुआवजा वगैरह देंगे, लेकिन वही है हकीकत में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम किस तरह का है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, देखिए तवा जो मत्स्य संघ है ये क्या है, ये एक सहकारी समितियों का संघ है, और ये सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहा है। पहली बात तो ये जान लीजिए। ठीक है, ये तवा मत्स्य संघ है क्या, ये सहकारी यानी तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है, और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के लिए ये लड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले की जो महादेव पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है तवा नदी, तो ये होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। ठीक है, और यहाँ पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। तो ऐसे करके क्या हुआ, आप जानते हैं जब बांध का निर्माण हो गया और 1978 में पूरा हो गया, तो उसके बाद ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। जलमग्न होने से यहाँ पर कृषि का जो संसाधन था, कृषि आजीविका के रूप में लोग कृषि पर निर्भर थे, अब उन्हें वहाँ से मजबूरन जो है पलायन करना पड़ा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुछ लोग होते हैं आशावादी प्रवृत्ति के, उनने देखा भाई बांध बन गया है, चलिए अब तक तो यहाँ खेती करते थे, लेकिन अब चलो खेती ना करके अब यहाँ पर मछली पकड़ेंगे, यानी जिंदा तो रहना ही रहना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ऐसे करके क्या किया लोगों ने, अपने जो प्रवृत्ति थी यानी जो अपनी हैबिट थी आजीविका कमाने की, वो परिवर्तित कर ली। यहाँ पे पहले कृषि पर डिपेंड थे, अब वो मछली पकड़ने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर बांध के आसपास रहकर वो थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आराम किया लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, देखिए यहाँ पर नोट कर लिया पूरा हुआ। ठीक है, तो यानी तवा पर इनाम ये हुआ। ठीक है, जिससे बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई। ठीक है, ये लिख लेना इसी में, सेकंड का पहला सब पॉइंट, और सेकंड का सेकंड सब पॉइंट लिख लेना यहाँ पर। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ कर दिया। ठीक है, तो ये लिख लेना आप। अब लेकिन बाद में एक संकट तब खड़ा हुआ जब 1994 की बात है, सरकार ने एक काम किया, सरकार ने ये काम किया कि भाई तवा बांध का जो ठेका था मछली पकड़ने, देखिए सरकार का मतलब ये होता है, सरकार देखती है कि भाई कोई भी चीज़ है वो हमारे अंडर में रहे, हमें भी मुनाफा मिले। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ठेकेदारों को ठेका उठा दिया मछली पकड़ने का। उन्होंने कहा ये फालतू के लोग पकड़ के ले जाते हैं, इससे बढ़िया ठेकेदारों को सौंपने काम। तो ठेकेदार कुछ सालाना रूप से कुछ रुपया तो दे के जाएंगे, तो इन्होंने काम ठेकेदारों को सौंप दिया। ठेकेदारों ने भाई यहाँ पर आंख दिखाई, यानी गुंडे वगैरह अपने भेजे, इन जो तमाम जो कृषक थे या मछुआरे थे इन्हें जो है इन्हें डराया धमकाया। तो ऐसे इन सब के उपरांत, इस पूरी घटनाक्रम के उपरांत जो है ये सारे लोग जो है एकजुट होकर इकट्ठे हो गए और अपना एक संघ बनाया, तवा मत्स्य संघ के नाम से संगठन इनका बनकर खड़ा हुआ। और बाद में ये सरकार से भी लड़ा, सरकार से भी इसने कुछ अपनी मांगे मनवाई। तो वही बात पहले पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया। ठीक है, और भारी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ये ले आए, इसमें लिख लेना थर्ड के सब पॉइंट में। ठीक है, अब इसी में लिखेंगे यहाँ पर चौथा पॉइंट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे करके गाँव वालों ने एकजुट होकर, ठीक है, लड़ने के लिए एक संगठन बनाकर सामने, यानी इस तरह लिख लेना, इस तरह तवा मत्स्य संघ, यानी इस तरह गांव वालों ने एकजुट होकर तवा मत्स्य संघ नामक एक संगठन को बनाया। ठीक है, लिख लेना चौथा पॉइंट। अब इसी में सब पॉइंट, यहाँ पर जो नवगठित तवा मत्स्य संघ था TMS,
इसने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध से मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई ये चक्का जाम करेंगे, तो वही चीज़ें हैं, आंदोलन करेंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके प्रतिरोध को देखकर सरकार को झुकना पड़ा। इनके प्रतिरोध के बाद सरकार को जो है झुकना पड़ा और एक समिति गठित की गई। समिति ने क्या किया, गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनकी मछली पकड़ने का अधिकार देने का वादा किया। तो ये यहाँ पर आप चौथे का सेकंड सब पॉइंट के रूप में आप लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पर फिर एंड में डिसीजन आया इस समिति के बाद यहाँ पर 1996 में कि भाई 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने भी तय कर दिया कि तवा बांध के जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से इन लोगों को फिर क्या मिल गया, इस तरह से इन लोगों को 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों को नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। यानी कि यहाँ से एक पट्टा जारी कर दिया गया, 5 साल की लीज का पट्टा जारी कर दिया गया। ठीक है, कि आप लोगों को अधिकार है कानूनी रूप से कि आप यहाँ पर अब यहाँ पे मछली पकड़ सकते हैं। अब देखिए, इनका जब तवा मत्स्य संघ बनेगा, सहकारी संघ बनेगा, तो ऊपर से इन्हें सरकारी सहायता भी मुहैया करवाई गई, सरकारी सहायता भी मिली। जैसे इन्हें जाल वगैरह पकड़ने के लिए तमाम जो और भी चीज़ें थी और संसाधन जुटाने के लिए सरकार से भी पैसा मिला। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो बात यहाँ पर पैसे की नहीं है, बात यहाँ पर अपने अधिकारों की है। पहली बात तो भाई आपने यहाँ पे एक डैम बनाया, डैम बना के लोगों को बेघर बेरोजगार कर दिया, आजीविका का संकट खड़ा हो गया। ऊपर से जैसे तैसे लोगों ने वहाँ पर अपनी आजीविका का रास्ता ढूंढा, आपने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर आपने निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। तो ऐसे करके लोगों को लगा भाई अब तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, तो लोग अब सड़कों पर उतर आए। देखिए, एक बात आप ध्यान रखना कि जब कभी भी यानी कोई भी कितना भी बड़ा संकट सही है, वहाँ पर जब लोगों की यानी कि लोगों के फूड यानी कि भोजन पर कोई चोट पहुँचती है, यानी कि लोगों की आजीविका या भोजन पे चोट पहुँचती है, तो लोग एक संगठन बना के सामने खड़े हो जाते हैं। चाहे उनके सामने क्यों ना बिल्कुल आर्मी खड़ी हो, क्यों ना बिल्कुल बंदूकधारी खड़े हो, उन्हें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है भूख। तो यहाँ पर वही चीज़ थी। यहाँ पर जब लोगों ने देखा कि भाई अब उनकी क्षुधा पूर्ति नहीं हो पाएगी, उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा, तो मजबूरी उनकी ये थी कि भाई अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में सरकार को झुकना भी पड़ा। तो वो चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जिला होशंगाबाद की महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके यहाँ पर इन लोगों ने अपना अधिकार प्राप्त किया। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पे ये बताया गया असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। यहाँ पे जानने का हक है आप। ठीक है, जानने का हक ये है कि भाई हर कोई जानता है, आरटीआई के जरिए आप सभी जानते हैं कि भाई क्या चीज़ें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं। तो आपको जानने का भी हक है, संविधान में दिया गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़, अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग करके ध्यान आकर्षित करने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, सभी चीज़ें हैं, यानी सभी लोग अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं। अभी तो आपने एक नया ट्रेंड देखा है, अब लोग ट्विटर, सोशल मीडिया के जरिए अपना जो विरोध दर्ज करवाते हैं, एक नया ट्रेंड चल चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं जो आवाज़ उठाने की एक माध्यम है। देखिए, अगर हम कुछ चीज़ें अगर उठा के देखें, जैसे हम अगर मुंशी प्रेमचंद की पढ़ें लिखनी, तो उनने भी कहा है अगर आप जिंदा हो और आप लोकतंत्र में भरोसा है तो आप आंदोलन करते रहिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए आंदोलन नहीं करेंगे तो लोग वाकई में ये नहीं जान पाएंगे कि आप जिंदा हो या नहीं हो, आपकी जो भावनाएं जीवित हैं या नहीं है। यानी हमें अपने संघर्ष के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए हमारे सामने, उससे अगर हमें निपटना हो तो हमें संघर्ष जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो यही बातें यही हैं, चाहे आपके लेवल पर हो, चाहे इन सब के लेवल पर हो। यानी इन सब लोगों ने क्या किया, संघर्ष किया। तो संघर्ष के उपरांत उन्हें उसका प्रतिफल भी मिला। तवा मत्स्य संघ की जो कहानी है उसका रीजन यही दिया गया है कि उन्होंने संघर्ष किया, और ये संघर्ष नहीं करते तो क्या होता, कुछ दिनों बाद भूखे मरने के कगार पहुंच जाते। हो सकता था यहाँ से फिर से विस्थापित होकर शहरों में पहुंच जाते, शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बसा लेते, शहरों में से भी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी जाती। तो क्या होता है, इनका कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये संगठित हो गए, संगठित होकर जब इन्होंने अपना आंदोलन चलाया, तो कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, तो उसका इन्हें परिणाम भी मिला। तो वही है कि भाई हम लोग संगठित रहेंगे और हमारी अगर कोई डिमांड है, कोई भी हमारे साथ असमानता भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर अगर आवाज उठाएंगे तो यकीन मानिए हमें जीत अवश्य मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। देखिए, ये सब बातें जो हैं ये लिखवाने वाली नहीं है, सब पढ़ लीजिए। मैं बता दूंगा यहाँ पर ये क्या है। भारत का संविधान जीता हुआ दस्तावेज का मतलब ये है कि न्याय के किसी भी आंदोलन और समानता के लिए हमारे यहाँ हमेशा किसको मुख्य में रखा जाता है, किसको केंद्र में रखा जाता है, संविधान को रखा जाता है। क्योंकि संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए हमारे देश में पूरा जो नियमों कानूनों का संग्रह इसी में वर्णित है कि हमारा देश में रहने वाला नागरिक कैसे जीवित रहेगा, कैसे जीविकोपार्जन करेगा, हर चीज़ वर्णित कर दी है। तो हमेशा कोई भी आंदोलन जो समानता के लिए चलाया जाता है, असमानता के विरुद्ध चलाया जाता है, उसमें हमारा केंद्रीय रोल किसका होता है, संविधान का होता है। हमेशा किसकी बात कही जाती है, संविधान की बात कही जाती है। ये आपने देखा होगा, कोई आंदोलन हो असमानता का तो उसमें क्या है, संविधान की मूल
गलतियां सामने लाई जाती हैं, क्या उसकी प्रस्तावना पढ़ी जाती है, बताया जाता है कि भाई हमारा देश समान है, फिर भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हम यहाँ पे केंद्र में क्या रखते हैं? संविधान को रखते हैं, ठीक है, क्योंकि संविधान में ही सारी हमारी नीतियां, कानून, किसी व्यक्ति के संबंधित सब कुछ पढ़ लेते हैं। और किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने का मतलब ये है कि संविधान के नियमों और कानूनों का हनन होना, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है, ठीक है। ये संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन, संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस संविधान में जो वर्णित चीजें हैं, हम उन्हीं के आधार पर अपनी समानता और न्याय की मांग करते हैं। भाई ये समान चीजें नहीं है, असमान चीजें हैं, ये गलत हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने देखा होगा तमाम जैसे महिला आंदोलन खड़े हुए, महिला आंदोलन क्यों खड़े हुए कि एक और तो ये कहा गया है कि भाई विद्या के समक्ष समानता है हमें, ठीक है, हमसे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा हमारे जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, पहनावे के आधार पर। तीसरी बात वहाँ पर ये भी कही गई है कि हम जो अवसर हैं, अवसरों के नियोजन में समानता मिलेगी। फिर भी फिर महिलाओं ने आवाज़ उठाई, फिर महिलाओं के साथ ये वाला भेदभाव क्यों होता है, उन्हें सैलरी कम क्यों दी जाए? तो ऐसे करके जो आधुनिक समाज की महिलाएं खड़ी हुई तो कुछ जगहों पर उनकी सैलरी जो है पुरुषों के समान ही है। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, यानी कि ये सब चीज़ें हमने कहाँ से निकल के आई? लोकतंत्र की अवधारणा में ये सब चीज़ें निकल के आई संविधान से, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ जो हमारा वर्णन कर रखा है संविधान में पहले से कर रखा है। और जब भी हम देखते हैं हमारे संविधान में कोई चीज़ें हनन होता है हमारा, तो संविधान का ही हम प्रयोग करते हुए अपने जो विरुद्ध कोई भी जो है अपने विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की गई है उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है, लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए, अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। ये यानी ये इनका ये मानना ये है कि हमेशा लोकतंत्र का दायरा बढ़ता रहना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अभी ये जो कुछ चीज़ें हैं लोकतंत्र के दायरे से अछूती हैं, जैसे आपने देखा होगा घर में काम करने वाली गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं। अब देखिए अगर सोचने वाली बात है, क्या जो घर में काम करने वाली गृहिणी है क्या उसका यही कर्तव्य है कि पूरे जीवन भर आपको वो बना के खिलाती रहे किचन में से और आप उसका काम ना समझें? उसकी जो काम करने की जो क्षमता है, काम करने की जो वो अपना कर्तव्य निभा रही है, उसको जीडीपी तक में काउंट नहीं होता है। ये क्या है? ये इनइक्वालिटीज़ का ही उदाहरण है। आपने पढ़ा भी था कि ये चीज़ें देखिए जीडीपी तक में काउंट नहीं होती हैं। जो घरेलू महिला है उसके द्वारा किया हुआ काम नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये असमानता ही है। तो हमें करना ये है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत करवाना है समानता से। नहीं, जरूरी नहीं है कि भाई महिला ही होगी तभी वो किचन का काम करेगी, पुरुष भी तो पुलिस किचन का काम कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक समानता ऐसे करके क्रिएट होगी। तो यहाँ पर वही बातें कही गई हैं। आज के समय में आज देख रहे होंगे संचार के माध्यम, आप देख पा रहे हैं जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यम और मीडिया पर व्यवसाय घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना, कपास के किसानों को बेहद कम आय होना, ये लोकतंत्र के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। यानी हमने जितने सारे इस मुद्दे इस किताब में पढ़े वो कहीं ना कहीं अपने आप में चुनौतीपूर्ण मुद्दे थे, ठीक है। और ये सब मुद्दे अगर एक इनमें देखा जाए तो इनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति क्या निकल के आए? गरीब थे। यानी कि जो लोग गरीब हैं उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। जो लोग पैसे वाले हैं वो अपनी आवाज़ कम से कम कह तो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ी चीज़ देखी गरीब होना, यानी कि हमारे देश में गरीब होना एक अभिशाप है। अगर आप गरीब हैं तो आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें भैया यानी गरीबों को प्रभावित करती हैं, समाज में उपेक्षित समुदाय से जुड़े हैं। तो वही बात यहाँ पर दोहराई गई है। अब देखिए यहाँ पर एक है सन 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा महिलाओं ने जो है हिंसा के विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई इकट्ठी की। इसमें इन्होंने एक ज्यूरी बनाई। ज्यूरी का मतलब ये होता है जो सुनवाई करने वाला दल होता है, जज का पैनल जो होता है उसे ज्यूरी बोलते हैं। ये न्यायालय की प्रक्रिया में सुनवाई वगैरह होती है तो उसे ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी बनाई गई, उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई की इस आंदोलन में। एक यानी एक रचनात्मक रूप में, एक नाटकात्मक रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया कि हम किस तरह से हम यहाँ पर हमें करना है, किस तरह से सरकार को एक्शन लेना है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें क्यों घटित होती हैं? इस तरह की चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि ताकि लोग जागृत रहें, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। अब यहाँ पर वही बात कही, व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ये हकीकत बात है। यानी कि किसी व्यक्ति की गरिमा, उसका सम्मान तभी बना रहेगा जब उसके पास पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। लेकिन आप सब जानते हैं हमारे देश में संसाधनों का जो संसाधनों की उपलब्धता है वो एक समान नहीं है। किसी के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, किसी के पास बहुत कम संसाधन है। लेकिन फिर भी सरकार जो है अपने स्तर पर कार्यरत है, इस दिशा में कार्य कर रही है। सरकारी कोशिश भी यही है कि सभी लोग समान हो। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटलों में योजनाएं चलाई हैं। जो पीडीएस
योजना चलाई है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए जो आपकी राशन खाद्यान्न आपूर्ति वाली योजना है, रोजगार से संबंधित योजना चलाई है, लेकिन फिर भी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हमारी जनसंख्या को देखते हुए बहुत ही अल्प साबित हो रही है, बहुत ही कम है, यानी कि बड़े समुदाय को कवर नहीं कर पा रही हैं, बहुत ही अल्प समुदाय को कवर कर पा रही हैं। तो हमें ज़रूरत यहाँ पर ये है कि हमारी सरकारें जो हैं आगे आकर बढ़ें और जो एक विशाल जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखकर एक खाका तैयार करें, ठीक है। पूरा चैप्टर आपका इसी बेस पर था और कुछ इसमें नया नहीं था, नोट डाउन करने लायक नहीं था, तवा मत्स्य संघ था वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया है। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और क्लास 7th आपकी समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लास 8th कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्लास 7 का ये यहाँ पर ये भी मेथड समझ में आया होगा। देखिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके ये वीडियो हैं निरंतर चलते रहें, आपको मिलते रहें। देखिए आप लोगों की, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों की डिमांड्स बहुत सारी हैं, कुछ लोग कहते हैं सर 3-3 वीडियो लाओ, लेकिन मैंने आपको पहले ही कार्ड बता दिया है, मैं एक दिन में 2 वीडियो से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 से 5 घंटे का टाइम होता है और 4 से 5 घंटे का टाइम वीडियो रिकॉर्ड अपलोडेशन में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर मेरे सामने मजबूरी ये है 2 वीडियो में लेके आ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, आने वाले समय में 2 से 3 महीने या 4 महीने में जब भी मेरा सेटअप पूरा तैयार हो जाएगा, आपसे मैंने बोला भी आप सहयोग करें ताकि हम जल्दी से इंप्रूव कर पाएं और जल्दी से मैं अपना एक बड़ा सा एक सेटअप तैयार कर पाऊं ताकि आपको निरंतर वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।